हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक अपना फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, साउंड वेव या फिर ध्वनि तरंगे जो है, इसके बारे में अपन काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो ये साउंड वेव है इसको अपन दो पार्टों में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट जो आपके सामने आज पेश किया जा रहा है, दूसरा पार्ट जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, साउंड वेव की अपन बात कर लेते हैं। ध्वनि की जब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्वनि की जब अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। यानी कि जो एक प्रकार की ऊर्जा ही है ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति हम किसी वस्तु के कंपन से होती है। दोस्तों, ध्वनि की उत्पत्ति है तो अपन क्या करते हैं, किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न करते हैं जब अपने को ध्वनि सुनाई देती है। जैसे जब हम किसी घंटे पर चोट मारते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, तथा घंटे को हल्का सा छूने पर उसमें झंझनाहट का अनुभव होता है। दोस्तों, आप कई बार मंदिरों में जाते हो, वहाँ पे जो एक घंटा लगा होता है उसको हाथ से जब उस पर मारते हैं तो अपने को ध्वनि सुनाई देती है। जब उसको अपन छू के देखते हैं, जब उस घंटे को अपन छू के देखते हैं तो उसमें झंझनाहट का अनुभव होता है। घंटे को छूने पर उसमें जो है झंझनाहट का अनुभव होता है। जैसे ही घंटे का कंपन बंद हो जाता है तो अपने को ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। जैसे ही जो है घंटा जो है उसका कंपन बंद हो जाता है तो फिर अपने को जो है वहाँ से ध्वनि सुनाई देना भी बंद हो जाती है। दोस्तों, जब सितार की अपन बात कर लें, सितार में तार उंगलियों से दबाकर छोड़ते हैं। सितार का जो तार है जब उसको उंगलियों से दबाकर छोड़ते हैं तो कंपन करने लगता है और उसमें से ध्वनि निकलने लगती है। तो दोस्तों, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो ही जाती है कि ध्वनि जो है कंपन, जब किसी वस्तु में जब कंपन उत्पन्न करते हैं तो अपने को ध्वनि सुनाई देती है। यानी कि ध्वनि सुनने के लिए अपने को वस्तु में कंपन उत्पन्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ध्वनि तरंगे जो है ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है एवं उनकी अनुभूति हमें कानों से होती है, ध्वनि तरंगे कहलाती है। यानी कि वो तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और अपने को उसकी अनुभूति हमारे कानों तक होती है, अपन उसको ध्वनि तरंग कह सकते हैं। दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। जब किसी माध्यम में कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग जो है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जो किसी माध्यम में कंपन करती है, माध्यम में कंपन होता है तो अपने को ध्वनि सुनाई देती है। यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अपने को माध्यम में कंपन करवाना पड़ेगा। ध्वनि के लिए किसी वस्तु में कंपन की आवश्यकता जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर या फिर अपन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव। आवृत्ति परिसर जब अपन इनका देखते हैं दोस्तों, तो इसमें कुछ अपन ध्वनि तरंगों के बारे में बात करेंगे। पहला जो है अपना अवश्रव्य तरंगे हैं। अवश्रव्य तरंगे दोस्तों वे तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंग अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। मतलब वे तरंगे जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। यानी कि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो हो गई अपनी ध्वनि तरंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं। इससे जो है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अपन कानों से नहीं सुन सकते हैं, तो इनको अपन कानों से नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार की तरंग को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। कि दोस्तों, अवश्रव्य जो तरंगे होती हैं इनको अपन कानों से नहीं सुन सकते हैं। कानों से क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि इनकी आवृत्ति जो है बहुत कम 20 हर्ट्ज से भी नीचे होती है। अपने को जो है कानों में वही ध्वनि सुनाई देगी जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ये था आपका पहला टॉपिक दोस्तों, अवश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं यहाँ पे श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो देख लेते हैं, ये तरंगे वे तरंगे होती है सब श्रव्य तरंगे वे तरंगे जिनकी न्यूनतम आवृत्ति तो 20 हर्ट्ज होती है और अधिकतम आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इनकी वे तरंगे जिनकी न्यूनतम आवृत्ति 20 हर्ट्ज और अधिकतम आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज हो, जिनको हम सुन सकते हैं। मतलब वे तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और उनको जो है श्रव्य तरंगों को अपन कानों से सुन सकते हैं, वो श्रव्य तरंगे कहलाती है।
मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता है, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती है। यानी कि मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को नहीं सुन सकता है। क्यों नहीं सुन सकता है दोस्तों? जो ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं, कान के पर्दे को संवेदी नहीं कर पाती है, एवं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं कर पाती है कि वह उन तरंगों को ग्रहण कर सके। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है, मानव कान, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वो नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वो नहीं सुन सकता। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं। चमगादड़ों की श्रव्य सीमा बहुत अधिक उच्च होती है। यानी कि चमगादड़ जो है बहुत अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को भी सुन सकती है। यानी कि 1,00,000 हर्ट्ज की तरंगे जो है उत्पन्न कर सकती है और सुन भी सकती है। कि दोस्तों जो चमगादड़ है वो 1,00,000 हर्ट्ज की तरंगे उत्पन्न भी कर सकती है और उनको सुन भी सकती है। यानी कि मनुष्य जो है 20,000 सुन सकता है, मनुष्य जो 20,000 तक सुन सकता है, जबकि जो चमगादड़ होती है वो 1,00,000 तक की तरंगे उत्पन्न भी कर सकती है और सुन भी सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। यानी कि वे तरंगे पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे कहलाती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगे हो गई। इन तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया। गाल्टन नामक एक वैज्ञानिक है जिसने जो है पराश्रव्य तरंगों को एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। मनुष्य के कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले बता दिया 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे मनुष्य का कान नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कुछ जंतु होते हैं, जैसे कि अपने पास हो गया कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, चिड़िया आदि, इनको सुन सकती है। यानी कि ये ऐसे कुछ जानवर हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली जो आवृत्ति की तरंगे, ध्वनि तरंगे होती है, उनको भी सुन लेते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति जो है बहुत ऊंची होने के कारण इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। दोस्तों जैसे जैसे तरंगों की आवृत्ति बढ़ती जाएगी उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा ही है। जैसे जैसे इनकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है, मतलब उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। अब जो पराश्रव्य तरंगे जो हैं, इनकी आवृत्ति सबसे अधिक हो गई, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गई, तो इनकी ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे, साथ ही इनकी तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। दोस्तों जो पराश्रव्य तरंगे होती है, इनकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, और ये तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण ही इसे अपन एक किरणपुंज जो होती है उसके रूप में, किरणपुंज के रूप में एक बहुत दूर तक भेज सकते हैं। तो मतलब पराश्रव्य तरंगे जो है इनको मानव कान नहीं सुन सकता है। कुछ जंतु जो यहाँ पे दे रखे हैं अपने को, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, चिड़िया आदि, इनको सुन सकते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनको सबसे पहले गाल्टन नामक एक साइंटिस्ट ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे जो है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे जो है इनकी आवृत्ति उच्च होने के कारण इनकी ऊर्जा भी उच्च होती है। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे जो है इनकी तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इनको एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा भी जा सकता है। तो ये था दोस्तों पराश्रव्य तरंगों के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन पराश्रव्य तरंगों के उपयोग भी देख लेते हैं कि पराश्रव्य तरंगे जो है किस किस काम के लिए उपयोग की जा सकती है। दोस्तों संकेत भेजने में, जैसे अपने को कोई संकेत भेजना है तो अपन पराश्रव्य तरंगों का वहाँ पे उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी अपन पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी अपन इसका पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। कल कारखानों की जो चमनी की कालिका हटाने में भी अपन पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए भी अपन पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनटीपीसी रेलवे में बार बार पूछा जाता है, कीमती कपड़ों, वायुयानों तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पिछली बार जो ALP का एग्जाम लगा था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है।
आपको यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रखना है दोस्तों, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए अपन किस तरंग का उपयोग करते हैं दोस्तों? पराश्रव्य तरंगों का। तो ये पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हो गए दोस्तों। स्पीड ऑफ साउंड की अपन बात कर लें, स्पीड ऑफ साउंड की अपन यहाँ से बात कर पा रहे हैं दोस्तों। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, ध्वनि तरंग के आयाम और आकार पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि माध्यम में तो ध्वनि की चाल है, कोई सा भी माध्यम हो उसमें ध्वनि की चाल जो है माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, उसके आयाम और आकार पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने सैद्धांतिक गणना के द्वारा सिद्ध किया कि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक ई हो, यानी कि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक अपन ई मान लें, और घनत्व डी मान लें। प्रत्यास्थता गुणांक ई और घनत्व को अपन डी मान लें, तो उस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल होगी दोस्तों वो हो जाएगी अपनी v बराबर रूट ई अपॉन डी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? v बराबर रूट ई अपॉन डी। यानी कि न्यूटन ने जो है सर्वप्रथम न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया था किसी माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक अपन ई मान ले और उसका घनत्व डी मान रहे हैं, तो उसमें जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? चाल हो जाएगी v बराबर रूट ई अपॉन डी। ये उनकी चाल का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यदि जो माध्यम में ठोस छड़ है, माध्यम जो है उसमें मान लो ठोस छड़ है माध्यम, तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल हो जाएगी अपने पास v बराबर, ये हो जाएगी अपने पास v बराबर रूट y अपॉन डी। जो ये y है यहाँ पे ये हो जाएगा अपना प्रत्यास्थता गुणांक। दोस्तों ये हो जाएगा अपना प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ पे ठोस के लिए अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक y का, और जो किसी भी माध्यम के लिए यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला हो गया अपने पास v बराबर रूट ई अपॉन डी। जब माध्यम ठोस हो तो वहाँ पे हो जाएगा v बराबर रूट y अपॉन डी, y हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक। ये था दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। जो ध्वनि की जो चाल है उस पर विभिन्न भौतिक राशियाँ अपने कैसे कैसे अपना प्रभाव दिखा पा रही है उनके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब जो है वो ध्वनि की चाल पर कैसे अपना प्रभाव दिखाता है उसके बारे में देख लेते हैं। ताप समान होने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दोस्तों जब ताप समान हो, टेम्परेचर को यदि अपन कांस्टेंट रखें, तो गैसों में जो ध्वनि की चाल है, स्पीड ऑफ साउंड जो है गैसों में, उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या फिर ताप का प्रभाव अपन देख पा रहे हैं। तो माध्यम में ताप बढ़ाने पर, माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ से कहा गया अपने को कि ताप का जो प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है वो किस प्रकार से पड़ता है। जैसे जैसे अपन माध्यम का ताप बढ़ाते जाएंगे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों जब वायु में अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें, वायु में जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपन ताप बढ़ा रहे हैं, तो उसमें ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यानी कि ताप जो है अपना प्रभाव दिखा देता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, आर्द्रता का प्रभाव अपन देख लेते हैं। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु का घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि नमी युक्त जो वायु का घनत्व है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। यानी कि नमी युक्त वायु का घनत्व जो है सूखे वायु के घनत्व से ज़्यादा होता है। दोस्तों आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि जो नमी युक्त जो होता है उसमें ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात का जो मौसम होता है उसमें जो अपनी वायु होती है वो नमी युक्त होती है। तो नमी युक्त होने के कारण उसमें नमी युक्त होने के कारण उसमें मौसम में सीटियाँ की आवाज़ दूर तक जा सकती है। यानी कि नमी युक्त होने के कारण बरसात के मौसम में जो सीटियाँ होती है, सीटी की आवाज़ दूर तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लें यहाँ पे, माध्यम के वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ मीडियम का अपन इफेक्ट देख लें यहाँ पे कि माध्यम का जो वेग है वो किस प्रकार से प्रभाव दिखाता है।
माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की दिशा बढ़ जाती है, इसके विपरीत दिशा में घट जाती है। यानी कि दोस्तों जो माध्यम है, माध्यम के वेग की दिशा में ही ध्वनि भी प्रसारित हो रही है, तो उसकी दिशा बढ़ जाएगी। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की दिशा विपरीत होती है, तो उसकी जो है घट जाती है, तो ध्वनि की दिशा घट जाती है। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ से भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों पिछले बार जो सीटेट दिसंबर वाला जो पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ से पूछा गया था कि कौन ताप जो है समान रखें तो गैसों में ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से था कि ताप को समान रखें तो गैसों में ध्वनि की चाल अप्रभावित रहेगी दाब के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से, आर्द्रता के प्रभाव से, या फिर माध्यम के वेग के प्रभाव से। तो दोस्तों उस कंडीशन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब के प्रभाव से। यानी कि ताप अपन कांस्टेंट मान लें तो गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है, दाब पर ध्वनि की चाल का दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ध्वनि की चाल है वो अपने आप बनी रहेगी जब अपन ताप को कांस्टेंट रखें। दोस्तों ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना साउंड वेव के बारे में। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। दोस्तों यदि ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यदि ये सेशन आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर रीट, सीटेट, DSSS आदि टीचिंग एग्जामों से जुड़े हुए हैं, उनको ये शेयर करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।